नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। महाराष्ट्र में कांग्रेसी कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के नेतृत्व में छात्रों की गूंज कार्यक्रम देशव्यापी छात्र मुहिम बन चुका है, जिसमें कि कॉलेज ग्राउंड में छात्रों की जबरदस्त भीड़ भी उमड़ती हुई दिखाई देती है। और इस प्रोग्राम में राहुल गांधी का छात्राओं के साथ में सीधा संवाद कई संदेश दे गया। दरअसल विपक्ष का आरोप यह है कि ये छात्रों की नहीं, पैसों की गूंज है। कांग्रेस ने भीड़ जुटाने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पेमेंट किया है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी जेनजी के बीच राहुल गांधी को अपार समर्थन से घबराई हुई है और मिशन 2027 को देखते हुए कांग्रेस की ये मुहिम राज्यों में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने में सफल होगी। ये एक बड़ा सवाल है। इतिहास गवाह है कि भीड़ को वोट में बदलना एक बड़ी चुनौती रहा है और ये वही जेनजी है जो कि कभी सीजेपी के साथ खड़ा होता है तो फिर कभी कांग्रेस की रैली में। छात्राओं से संवाद के जरिए क्या कांग्रेस राज्य में सरकार गठन का ख्वाब संजोए हुए है? वो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की सभा हो, अमित शाह जी की हो, फडणवीस जी की सभा हो, सब सभाओं में वो पैसे देके ही लाते हैं, तो खुद का अनुभव शेयर कर रहे हैं। राहुल जी की सभा में खुद छात्र छात्रियाँ बड़े पैमाने में वहाँ पे आएंगी और राहुल गांधी जी के ऊपर विश्वास है और राहुल गांधी जी इन लोगों को अंधेरे से उजाले तक लेके जा सकते हैं, ये विश्वास है और इसलिए बड़े पैमाने में वहाँ पर बच्चे बच्चियाँ वहाँ पे एकत्रित हो। इस देश का मुद्दा क्या है? नौजवान, नौकरी, पेपर लीक, छात्रों पर हिंसा। इस देश का मुद्दा क्या है? अयोध्या में चंदा चोरी, घर घर से चंदा चोरी। इस देश का मुद्दा क्या है? एथनॉल, E20। इस देश का मुद्दा क्या है? चीन घुस रहा है अरुणाचल में। हम देश के मुद्दों की बात करेंगे। नरेंद्र मोदी का मुद्दा क्या है? मेरे को 25 साल हो गए मेरे राजनीतिक सफर में, भैया करो अपना सब। देश सफर कर रहा है आपकी सफर की वजह से। क्या कहेंगे? आए हैं और बहुत जल्लोष से स्वागत उनका हुआ है और बड़ी अच्छा संवाद हो जाएगा। अच्छा, आज जो होने की आप उम्मीद करें, लेकिन यहाँ बीजेपी जो है वो वंदे मातरम का मुद्दा उठा रही है। उन्होंने सीडब्ल्यूसी में ठीक है, वो डाइवर्ट कर रही है, कंडेम करने के लिए। नहीं, वो तो डाइवर्ट कर रही है। जो इश्यूज है उस पर से ध्यान भटकाने की प्रयास है उनका, बाकी कुछ नहीं है। और अब चलिए एक एक करके मेहमानों का परिचय भी आपसे करवा देते हैं और फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। तो इस वक्त आकाश जाधव प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्ञानेंद्र नाथ तिवारी शिक्षाविद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। आपसे कुछ देर में बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका इंतजार है। और तब तक हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जाधव जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस वक्त मोर्चा संभाला है, 800 कार्यक्रम करने की बात कही जा रही है अलग अलग जगहों पर छात्राओं की गूंज कार्यक्रम के तहत में, लेकिन इस बीच में जो आज हम पुणे में जो संवाद होने वाला है उस पर अगर ध्यान दें तो यह हमें दिखाई देता है कि इसमें सिर्फ छात्राओं को आमंत्रित किया गया है। अगर छात्रों का यह कार्यक्रम था, छात्रों की गूंज की बात चल रही थी, तो अब क्या छात्र और छात्राएं आपके लिए अलग हो गए या सिर्फ वोट बैंक का पैमाना है? सुरभि जी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, युवा हो, महिलाएं हो, छात्राएं हो, किसान हो, इनका संसद से लेकर सड़क तक सवाल उठाते आई है। दरअसल लोकतंत्र में सवाल उठाना ये सबसे बड़ा हथियार है। लोकतंत्र और जो तानाशाह है उसमें फर्क यही है। देखिए, पुणे जो शहर है, ये शहर सावित्रीबाई फुले जो शिक्षा की सबसे बड़ी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, उसका शहर है। और उसके अंदर माता बहनें, महिलाएं, छात्राएं, इनका ये दायित्व बनता है कि देश का जननायक राहुल गांधी उनकी बात सुने। कांग्रेस पार्टी दरअसल छात्रों की गूंज, ये कोटा हो, प्रयागराज हो, देहरादून हो, यहाँ पे बड़े पैमाने पे करते आई है। और ये किस लिए कर रही है? पेपर लीक हो, शिक्षा व्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, इसके ऊपर आज देश का जेनजी छात्र सवाल पूछ रहा है और वो सवाल सुनने के लिए हमारे जननायक देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज हर जगह जा रहे हैं। उसी में से पुणे आज छात्रों की गूंज का कार्यक्रम हुआ है और सावित्रीबाई फुले का ये शहर है, इसलिए हमारे छात्रों को वो सुनेंगे। क्योंकि जंतर पर मंतर पर जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर बर्बरता हुई, माता बहनों के प्राइवेट पार्ट तक को ये सरकार, मोदी शाह की सरकार ने मारा, उसका सवाल दरअसल ये जो आक्रोश है वो आक्रोश आदरणीय राहुल गांधी सुन रहे हैं।
सरकार नहीं सुन रही है। सरकार आज भी आहट को समझने की उनकी मानसिकता नहीं है। कुछ ना कुछ आरोप लगा के राजनीतिक हथियार राजनीति करने का वो काम कर रही है। लेकिन राहुल गांधी सभी माता बहनों को, महिलाओं को, शिक्षा व्यवस्था हो, उनका व्यवस्था हो, उनके ऊपर जो अन्याय हुआ है जंतर मंतर के ऊपर, ये पूरी आक्रोश की आवाज आज सुन के देश के सामने वो लेके जा रहे हैं। उसके लिए आज पूना के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे हमारी माता बहनें देश भर से आ रही है, महाराष्ट्र से नहीं, पूना से नहीं, पूरे देश से वहाँ छात्राएं अपना आक्रोश व्यक्त करने आ रही है। तो यही तो बीजेपी का कहना है कि इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर के बुलाए जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो खुद का किरदार है, अभी तक इन्होंने जो जो इवेंट किए देश में, दुनिया में, वो इसी तरह किए हैं, पैसे देके बुलाना। वही आज कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगा के अपने खुद के चरित्र को देश के सामने कांग्रेस को बता रही है। दरअसल कांग्रेस को कोई पैसे देके बुलाने की जरूरत नहीं है। प्रयागराज, कोटा, देहरादून आपने देखा किस तरीके से देश भर में आक्रोश है आज महिलाओं के ऊपर, छात्रों के ऊपर, युवाओं के ऊपर, जेएनजी के अंदर। ये समझ ही नहीं रही है। भाजपा दरअसल झूठे आरोप, झूठे तथ्य रख के हमेशा से गुमराह करने की राजनीति रही है। ये देख नहीं रहे कि अपनी क्रूरता जो जंतर मंतर पे इन्होंने की, आज कितना आक्रोश है हमारे माता बहनों पे। हमारे हिंदू महिला माता बहनें जो थी, जो छात्राएं थी, उनके प्राइवेट पार्ट तक मारा गया। और उसके ऊपर पैलेट गन के ऊपर तो कल हमारे राहुल गांधी ने वहां पे वो अड़ गए और पूरी ताकत उन्होंने वहां पर लगा दी। सर इसी तरीके से लेकिन वो झारखंड में नहीं अड़ पाए। तो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। एक बार मैं अब उनका भी रुख करना चाहूंगी। अब रत्नाकर जी, बीजेपी बार बार ये क्यों आरोप लगा देती है? क्योंकि कांग्रेस तो ये कह रही है कि ये कहीं ना कहीं आप अपना चरित्र दिखा रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को बुला करके भीड़ बढ़ाया जा रहा है या फिर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हाल फिलहाल में एक मामला बिहार से भी क्योंकि वायरल हुआ कि सम्राट चौधरी की ओर से ऐलान कर दिया गया कि अगर आप गवर्नमेंट की स्कीम्स बनाते हैं तो हम इन्फ्लुएंसर्स को पे करेंगे। तो ये चरित्र तो बीजेपी का है, जो कांग्रेस पर थोपने का काम आप कर रहे हैं, ये कांग्रेस कह रही है। देखिए सुरभि जी, अगर ये कहीं पे भी जनता को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, अगर सोशल मीडिया का गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करके लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी उन सारी तथ्यों को सामने लेकर आएगी ही आएगी। अब जो ये पूना में कार्यक्रम किए थे, तमाम लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, जो सोशल इन्फ्लुएंसर है समाज के। उनको जब इन्होंने ऑफर किया तो ये को लाजमी है कि 100% अगर ऑफर करेंगे लोगों को तो 100% जाएंगे नहीं। कुछ लोग जो हैं, जो इनको पैसे के लालच में काम नहीं करते, वो अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, समाज के हित के लिए भी काम करते हैं। तो उन्होंने उनका ऑफर ठुकरा दिया और उन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एक एक सोशल इन्फ्लुएंसर्स को 25,000 से लेकर के 35,000 तक जो है ऑफर करने का काम किया है। और आने जाने का खर्चा यानी यात्रा का जो व्यय होगा वो भी देने का इन्होंने वादा किया। तो आप समझ जाइए कि ये सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंसर के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का ये काम कर रहे हैं। राहुल गांधी तमाम तरह की बातों से लेकर के सदन को गुमराह करने का काम करते हैं। मीडिया में जब भी आते हैं तब लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। वैसे ही ये सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और आज बताइए, देखिए, ये कह रहे थे कि छात्र जो है बहुत संजीदा है। निश्चित रूप से छात्र बहुत संजीदा है और ये जानता भी है छात्र कि कौन छात्रों के हित की बात कर रहा है और कौन छात्रों की आड़ में अपना राजनीतिक हित, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। ये छात्र बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है। जंतर मंतर पे आप लोग जो है छात्रों के प्रदर्शन के साथ सारा प्रोटोकॉल तोड़ करके पीएम आवास के सामने पहुंच जाते हैं। लेकिन जब रांची में छात्रों पे लाठीचार्ज होती है, जब वहां पे आंसू गैस छोड़े जाते हैं, तो आपका छात्र हित वहां पे गायब हो जाता है। ये तमाम चीजें जो है, छात्र आज पढ़े लिखे हैं और वो जानते हैं। सोशल इन्फ्लुएंसर के माध्यम से ये कुछ समय के लिए लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन अंततोगत्वा छात्रों के दिलों को सर, सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान कुछ ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए थे जिसमें बकायदा स्क्रीनशॉट शेयर किया गया था और ये कहा गया था कि इन्फ्लुएंसर्स को जानबूझ करके अप्रोच किया जा रहा है, उनके पास मेल भेजे जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से और ये कहा जा रहा है कि आप हमारी स्कीम्स को प्रमोट कीजिए, आप हमें प्रमोट कीजिए, सीजेपी प्रोटेस्ट की आप नेगेटिव साइड्स बताइए और हम आपको इतना पे आउट करेंगे। सर, ऐसे भी वीडियोस वायरल हुए हैं। सुरभि जी, ये शायद आपको जानकारी मिली होगी, लेकिन इस तरह के भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अधिकृत या कोई भी कार्यकर्ता इस तरह का कोई अगर वीडियो या मेल्स आप यहाँ पे अपने चैनल पे भी दिखा दें तो मैं समझ जाऊं।
लेकिन इस तरह का भारतीय जनता पार्टी अप्रोच कभी नहीं करती। मैं उसका कारण भी है, मैं बता देता हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी छात्रों के हित उनका काम करके और उनको भविष्य का नीति निर्धारण करके दिखाती है। छात्रों के लिए पैसा दे करके सोशल इन्फ्लुएंसर के माध्यम से नहीं करती है। जो काम हमने छात्रों के हित के लिए किए हैं, मैं एक मिनट सुन लीजिए, जो काम हम लोगों ने छात्रों के हित के लिए किए हैं, जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन छात्रों ने किया, उनके हित के लिए सरकार ने किया है। क्या वही हित के काम राहुल गांधी रांची के लिए कर सकते हैं? जरा बता दें। सिर्फ ये पत्राचार करेंगे। हम छात्र के साथ खड़े हैं, हम छात्रों का हित चाहते हैं। अरे भाई, आपकी सरकार है, एक फोन करिए कि हम आपसे समर्थन हासिल वापस ले लेंगे अगर आप छात्रों की बात नहीं मानेंगे तो। लेकिन ये करेंगे नहीं। तो छात्रों का दिलों में हम राज करते हैं। 46% पिछले चुनाव की बात कर लूं मैं तो 46% जो 40 करोड़ जो युवा है इस देश के, उन्होंने एनडीए को वोट किया है। वो सोशल इन्फ्लुएंसर के माध्यम से वोट नहीं किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो छात्रों के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, जनता के हित के लिए काम करती है और आगे भी करेगी। जी ठीक है, चलिए आपने ये तो बता दिया, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर कि वो इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ तक कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि आप अपना चरित्र सामने रख रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ शिक्षाविद और पॉलिटिकल एनालिस्ट दोनों बने हुए हैं। एक बार मैं आप उनका भी रुख करना चाहूंगी और उनसे मैं समझना चाहूंगी। सबसे पहले ज्ञानेंद्र जी, मैं आपका रुख करते हुए ये मुझे जरूर समझाइएगा, क्योंकि आप छात्रों के बीच में बहुत ज्यादा रहे होंगे, और आज के युवा पीढ़ी की क्या सोच है राजनीति को लेकर के, यहाँ तक कि जो राजनीति में लोग इस वक्त है मौजूद। क्योंकि मैंने कुछ ऐसे वीडियोस भी अभी, जब मैं इस पूरे टॉपिक को खंगाल रही थी बहुत अच्छी तरीके से, जहां जहां पर राहुल गांधी के कार्यक्रम हुए उसके बारे में भी मैंने डिटेल्स निकाली, तो वहां से कुछ स्टूडेंट्स के अलग तरीके के बाइट्स भी आए, और उसमें स्टूडेंट्स का ये कहना है कि गिन करके 4 या 5 स्टूडेंट्स को तैयार किया जा रहा है, उन्हें मंच पर बुलाया जाता है, उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं, तो फिर वो गिने चुने 5 ही क्यों? अगर आपने 3000 स्टूडेंट्स को इनवाइट किया है तो उसमें से रैंडम आपको पिक करना चाहिए ना। यहाँ आप, इसका मतलब तो यह है कि आपने भी अपने सवाल पहले से तैयार किए, आपने पहले से प्रिपेयर किया है। तो ये किस तरीके का मैसेजिंग है जो इस वक्त स्टूडेंट्स के जरिए, जेनजीज के जरिए पास करने की कोशिश तमाम पार्टियां कर रही हैं? मैं केवल एक पार्टी की बात नहीं कर रही। धन्यवाद सुरभि जी, मुझे अवसर देने के लिए। मैं ऑड वन आउट के रूप में हूँ, क्योंकि सभी यहाँ पर राजनीतिज्ञ हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। मैं शिक्षाविद हूँ, तो मैं शिक्षा के दृष्टिकोण से ही बात करूंगा। बिल्कुल सर। एक जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक चीज अच्छी है कि विद्यार्थी अब जागरूक हो रहा है कि ठीक है, वो अपनी बात कह रहा है। कई जगह विद्यार्थी अपनी बातें कह रहे हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, और शिक्षा जो है वो राजनीति का विषय बने, स्वास्थ्य राजनीति का विषय बने, ये सबसे अच्छी बात होगी कहीं पर। लेकिन इसको लेकर राजनीतिक रोटियां कोई भी ना सेके और ना कोई कुछ करे, क्योंकि मुझे लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में बहुत अधिक समस्याएं निश्चित रूप से आज से नहीं, बहुत समय से हैं। तो इसको सुधारने की जिम्मेदारी सभी की है, सत्ता पक्ष की भी है और विपक्ष की भी है। और ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच न होकर अगर डिस्ट्रक्टिव अप्रोच होगा तो कुछ नहीं होगा। कमियां केवल निकालने से काम नहीं चलेगा, हमें समाधान ढूंढना पड़ेगा। अगर विद्यार्थियों को समस्या है तो निश्चित रूप से उसको सुनना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, लेकिन इसका राजनीतिक दुरुपयोग कहीं पर भी होगा तो वो गलत होगा। विद्यार्थी जो वास्तविक विद्यार्थी है, आंदोलन देखिए जंतर मंतर पे हुआ और आंदोलन झारखंड में भी हुआ, लेकिन आपने देखा होगा कि विद्यार्थियों की सोचने के तरीके में बहुत अंतर है। विद्यार्थी होने का ही यही एक प्रमाण है कि आप कितने सही तरीके से अपनी बात को रखते हैं, और वास्तव में समस्या अगर है तो उस समस्या से जुड़कर आप अपनी बात को किस तरह से कहते हैं। अगर राजनीतिक मंच को अगर विद्यार्थी की व्यवस्था से जोड़ा जाएगा तो एक रिस्क तो ये बहुत बड़ा होता है कि कई बार उस चीज घटना का, उस समस्या का राजनीतिकरण हो जाए। तो बेहतर ये होता है कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, और चाहे विद्यार्थियों का जो आपने प्रश्न पूछा कि हम इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं, यह स्वतः स्फूर्त विद्यार्थी अपनी समस्या लेके आए। हमारा काम है उनको सही मार्गदर्शन करना, न कि कोई प्रकार की समस्या को और बढ़ाना। समस्याएं बहुत हैं और समाधान तभी संभव है जब सत्ता पक्ष भी इस पर ध्यान देगा और विपक्ष भी सकारात्मक तरीके से इस पर काम करेगा। अगर ये दोनों दुश्मनी वाली भावना से कोई कुछ करेगा तो वो कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे लगता है कि ऐसा ना कि विद्यार्थी बीच में एक मात्र माध्यम बन जाए जिसको हम खेल रहे हैं दोनों तरफ से, उसकी तुलना में विद्यार्थियों पर फोकस हमारा होना चाहिए। और ये सहयोगात्मक और रचनात्मक
रवैया होना चाहिए ताकि हम विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान कर सकें। समस्या आज की नहीं है, समस्या की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये किसी राजनीतिक दल की समस्या नहीं है, सिस्टम की समस्या है। तो इसका समाधान सभी को मिलकर करना है, न कि हम आरोप प्रत्यारोप से इसका समाधान कर सकते हैं। ठीक है, संजीव कौशिक जी, पिछली बार जब मेरी आपसे बातचीत हुई थी तो आपने भी ये जिक्र किया था कि आपके भी बच्चे हैं जो कि जेनजीज में ही आते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता राजनीति को लेकर के अलग है, उनके शिक्षा व्यवस्था को लेकर के अलग है। और आज के जब हम विद्यार्थियों को देखते हैं तो फिर वाकई में उनसे बातचीत के जरिए भी ये पता चलता है कि सिस्टम का फेलियर कितना बड़ा है और उनके जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है, उनके मन मस्तिष्क पे किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है और साथ ही उनके माता पिता पर कितना ज्यादा प्रेशर डालने का काम कर रहा है। यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो वर्जन है शिक्षा का वो आउटडेटेड हो चुका है, सिस्टम को बदलने की जरूरत है। क्या वाकई में जेनजीज को या फिर स्टूडेंट्स को एक तरीके से कैप्चराइज करने की कोशिश है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत से चुनाव हैं, 2027 में 7 राज्यों में है, 2029 में लोकसभा का चुनाव है, तो ऐसे में जेनजी एक बड़ा वर्ग है, लगभग 40 से 50 करोड़ इस वक्त युवा हमारे देश में, और ऐसे में क्या उन्हें साधने की तैयारी है, आप मानते हैं? या फिर वाकई अब कोई ऐसा व्यक्ति आपको नजर आ रहा है जो कि स्टूडेंट्स की बात उठा रहा है? तो भी विद्यार्थी छात्र हमारे देश के कर्णधार हैं और भविष्य के निर्माता भी हैं। उनकी स्थिति आज के वक्त में बेहतर नहीं है, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। जहाँ तक राजनीतिक दलों की बात है तो निश्चित तौर पे जहाँ कहीं भी सत्ता में जो भी राजनीतिक दल है, वहाँ पे जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो केंद्र में हो या राज्यों में हो, वो निश्चित तौर पे अवसरवाद अपना दिखाएंगे ही और वो राजनीति करेंगे ही, राजनीति से बाज नहीं आएंगे। सत्ता पक्ष के कमजोरियों को लेकर के विपक्ष का हावी होना कोई नई बात नहीं है और आज नहीं हो रहा है, ये पहले से होता चला आया है। लेकिन मूल सवाल ये है कि क्या विपक्ष छात्रों के साथ कोई सकारात्मक राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है या केवल और केवल अपनी रोटियां सेकती हुई दिखाई दे रही है। छात्रों में एक आक्रोश का माहौल है। हम किसी स्टेट विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, सब जगह सच बात यह है कि शिक्षा, परीक्षा और नौकरी आज के वक्त में राजनीतिज्ञों की श्रेणी में वो प्राथमिकता में नंबर 1 पे नहीं है। बच्चे ये बात समझ गए हैं आज के वक्त में। अब सवाल यह है कि इस अवसर का फायदा कौन उठाएगा, कौन प्रयास करेगा। निश्चित तौर पे बच्चों की आवाज बहुत कमजोर आवाज होती है, उसे संरक्षण देने के लिए उसके साथ मजबूती के साथ जो कोई भी खड़ा होता हुआ दिखेगा, बच्चे ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे पास न आए, हमारे लिए आवाज न उठाए, हमारे लिए इस तरह की बात न करें, क्योंकि इस पर राजनीतिक असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब कभी भी किसी राजनीतिक दल का प्रश्न उनको मिलेगा, उनका साथ मिलेगा, उन्हें ऐसा लगेगा कि हमारे साथ कोई मजबूत व्यक्ति खड़ा है या दल खड़ा है, हमारी ताकत और दुगुनी हो गई। अब मेन बात पे आते हैं, क्या सरकारें सचमुच में, हर स्टेट की सरकारें विद्यार्थियों को प्राथमिकता में रख रही हैं? हम एक दूसरी बात उदाहरण के तौर पर बताना चाहते हैं। राजस्थान में हमने देखा कि स्कूल की स्थिति जर्जर हालत, विद्यार्थियों की जर्जर हालत। आपने 2-3 दिन पहले नालंदा में देखा होगा, सुना होगा कि 40 बच्चे बीमार पड़ गए। बच्चों ने नमक मांगा मिड डे मील में और उसके बदले में खाने का उससे डिटर्जेंट पाउडर दे दिया गया, जिसके चलते उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। कई ऐसे स्कूलों में हम देखते हैं कि खाने में जिस तरह की दाल उसको दिए जाते हैं, बच्चों को दिए जाते हैं, जिस तरह की सब्जियां दी जाती है, वो देख करके आदमी शर्मिंदा होता है। लेकिन क्या मुख्यधारा की मीडिया में ये सब सारी बातें आती हैं? नहीं, ये सारी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे और आपके पास पहुंचती है, क्योंकि सोशल मीडिया वहां तक पहुंचती है जहां हमारे मुख्यधारा की मीडिया के कैमरे नहीं पहुंच पाते हैं। राजस्थान में बैन कर दिया गया, सर्कुलर जारी किया गया कि आप बगैर इजाजत के अंदर नहीं जाएंगे। अब हमें आप बताइए कि क्या विद्यार्थी, हम और आप इस बात का अर्थ नहीं समझते हैं कि सच को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है? यदि सही है, यदि गलत भी है, यदि गलत है तो उसे दुरुस्त किया जाए। मैं तो ये कह रहा हूं, होना ये चाहिए था कि यदि कुछ गलत तस्वीरें आ रही हैं तो उस स्टेट के शिक्षा मंत्री सीधे कहें कि नहीं, ये गलत है, मैं इसे दुरुस्त कर रहा हूं, एक समय दीजिए, ताकि बच्चों का भरोसा और बच्चों के गार्जियन का भरोसा और राजनीति करने वाले लोगों के मनसा पर भी पानी फिर जाए। लेकिन जब आप पर्देदारी की बात करेंगे, वहां की बात चली, उत्तर प्रदेश में चले आइए, कई जिलों में बीएसए ने ये एक अघोषित तरीके से उन लोगों ने भी फरमान जारी किया कि आप स्कूलों में नहीं घुस सकते हैं बगैर परमिशन के। तो सवाल यह है कि आप छुपा क्यों रहे हैं? जब पारदर्शिता की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे जो कमियां हैं वो सामने आएंगी और उस पर राजनीति न करते हुए उसको दुरुस्त करने का प्रयास होगा। बच्चों के दिमाग में ये बात बैठ गई है। हम चाहे नीट की बात करें या झारखंड की बात करें, झारखंड में आप मुझे ये बताइए कि सरकारों के नाकामी का जो प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव है, वो बच्चे क्यों झेले? ये बात कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि गलत हुआ झारखंड में, परीक्षाएं वहां पर कैंसिल हुई, सरकार ने कैंसिल किया। लेकिन परीक्षाओं को कैंसिल करने के बाद में पता है कितने लोग वहां पे बेरोजगार हो गए?
तकरीबन 3200 से ज्यादा लोग जो नौकरियां कर रहे थे उन लोगों ने अपनी नौकरी अचानक खो दी। कितने लोगों ने घर का ईएमआई देना शुरू कर दिया था, कितने लोगों की शादियां हुई थी, लोगों ने गाड़ियां खरीदी थी। क्या होगा, दूसरी नौकरियों को छोड़ करके उन लोगों ने ये नौकरियां ज्वाइन की थी। तो सरकार के नाकामियों की वजह से उनकी नाकाम, वो रोज सड़क पे आ गए, वो बिल बिला रहे हैं, वो सड़क पे बैठे हुए हैं। ये भला हो कि हाईकोर्ट ने इस पर आदेश दिया कि ऐसे कैसे आप किसी को नौकरी से निकाल देंगे। तो ये क्या सचमुच में बच्चे प्राथमिकता में है सरकार के? किसी भी स्टेट की बात मैं फिर दोहरा दूं कि मैं केवल केंद्र कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा। बच्चों की प्राथमिकता नहीं है इनके किसी भी लिस्ट में, और बच्चे ये बात समझ गए हैं, जिसके वजह से बच्चे आज सड़क पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसका फायदा निश्चित तौर पर राजनीतिक दल उठाएंगे ही जो विपक्ष में है। ठीक है, ठीक है। इसके पहले मैं आकाश यादव जी का रुख करूं। रत्नाकर जी, शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं। दीजिएगा खालिद सुरभि जी। देखिए, हमारे भाई जो बैठे हैं यहाँ पे विश्लेषक, वो अभी कह रहे थे कि जो गलत है उसको दुरुस्त करना चाहिए। मैं इनकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूं। लेकिन आप शायद ये भूल गए हैं कि जो भी गलतियां हुई हैं, चाहे एनटीए में हुई है, चाहे पेपर लीक का मामला हुआ है, सरकार ने उन सारी गलतियों को दुरुस्तीकरण करने के लिए, एक पेपर लीक को दुरुस्त करने के लिए कानून में भी संशोधन करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने एनटीए में जो करप्ट लोग थे उनको भी बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन किया है जो इस तरह के मामलों को जो है बखूबी हैंडल करे, और छात्रों का पेपर लीक ना हो या क्या सुधारीकरण किया जा सकता है, ये तमाम खामियों को दूर करने के लिए ये सारा काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, दुरुस्त करने का कोशिश किया है। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं और ये कलेक्टिव जो है काम कर रहे हैं। राजनीति में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियां ये सेलेक्टिव राजनीति करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से कलेक्टिव राजनीति करने का काम किया है। अब सेलेक्टिव राजनीति ये इस तरह से कर रहे हैं कि जंतर मंतर में तो ये जहां पे भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं वहां पे साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जहां पे इनकी सरकारें हैं, केरल में अभी कुछ दिन पहले सांकेतिक रूप से छात्रों ने ये मिट्टी खाकर और घास खाकर सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन किया पेपर लीक के बारे में। वहां पे सरकार इनकी कुछ नहीं कर रही है। पंजाब में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, वहां पे 3-3, 4-4 पेपर लीक्स होते हैं, वहां के लिए ये कुछ नहीं बोलेंगे। रांची जो इनका गठबंधन की सरकार है झारखंड में, वहां पे इस तरह का छात्र आंदोलन हो रहा है, जबकि ये सक्षम है कि उस आंदोलन को एक दिन में ही खत्म कर दे, वहां पे ये कुछ नहीं करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का ये काम करे, तो इसको कहते हैं सेलेक्टिव राजनीति। और सेलेक्टिव राजनीति जो कर रहे हैं छात्र उनको भली भांति जानते हैं और पहचानते भी हैं कि किस तरह से ये लोग सेलेक्टिव राजनीति करते हैं। दूसरी बात महत्वपूर्ण मैं आना चाहता हूँ, देखिए अभी ये जो राहुल गांधी गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं ना, छात्रों की गूंज, वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम नहीं है, वो पैसों की गूंज कार्यक्रम है। मैं बता दूं आपको, यही कांग्रेस पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बहुत पहले क्या था यहाँ पे सारे पैनलिस्ट ऑलमोस्ट जानते हैं। उन्होंने अपने फोटो खींचा करके और सोशल मीडिया में राहुल गांधी के कार्यक्रम में जाने का उन्होंने दिखाया। तो ये तमाम अपने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, बेसिक कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रहे हैं और ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि छात्र हमारे साथ हैं। अरे छात्र आपके साथ नहीं है, छात्र उनके साथ हैं जो छात्र हित की बात करेगा, जो सिर्फ दिखावे की राजनीति करेगा, बिल्कुल छात्र उसके साथ नहीं है। और राहुल गांधी जो मंचों पे सवाल जवाब करते हैं ना, वो एनएसयूआई के छात्र रहते हैं, वो सेलेक्ट किए जाते हैं। आपने चर्चा भी किया, वो सेलेक्ट किए जाते हैं कि इन 5 छात्रों को जो है उनको प्रश्न जो है सवाल जवाब करने के लिए तैयार किया जाएगा। वो एनएसयूआई के जो इनका छात्र संगठन है एक एनएसयूआई, उसके वो छात्र वहां पे रहते हैं। रत्नाकर जी, चलिए आप यही बता दीजिए कि कौन इस वक्त स्टूडेंट्स के हित की बात कर रहा है, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी ऐसा है जिस पर कि वाकई में युवा भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि वो तस्वीर भी हर किसी ने देखी जब दिल्ली में कम से कम 33 से 35 दिन बैठना पड़ गया था स्टूडेंट्स को, और जब यहाँ पर अपोजिशन की भीड़ लगनी शुरू हुई तो उसके बाद से आप लोगों का ध्यान उधर जाना शुरू हो गया। जब प्रोटेस्ट आगे बढ़ना शुरू हुआ, जब पार्लियामेंट की घेराव की बात सामने आई, उसके बाद इस पर कोई कदम उठाया गया, जब पूरी तरीके से हिंसा बर्बरता वहां कर दी गई। अब आप रांची का मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि वहां आपकी सरकार नहीं है,
लेकिन सुरभि जहां जी- है वहां पर आप काफी दिनों सुरभि तक जी- चुप और शांत बैठे हुए थे, आप मौके की तलाश में थे। दूसरी सुरभि तरफ जी- यही सवाल मेरा कांग्रेस के लिए भी था शुरुआत में सुरभि और अब जी- भी है। रत्नाकर जी, सवाल सुन लीजिए पहले। यही सवाल इसी वजह से मेरा तमाम राजनीतिक पार्टियों से है सर, मैं सिर्फ आप पर क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ कि हितैषी अगर छात्रों के आप अपने आप को बताते तो किस भावना से छात्र आपसे जुड़ाव रखे, किसी भी राजनीतिक पार्टी से, वो कैसे ये महसूस कर पाए कि वाकई में हमारे हित का सोच रहे, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकती हुई दिखाई दे रही है, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी। सुरभि जी, छात्रों के प्रति संजीदा कौन है ये लोगों, देश के लोगों ने देखा। अभी इनकी संजीदगी कितनी है ये बता दें। अगर इनकी संजीदगी रहती तो आज भी झारखंड में जो छात्र आंदोलनरत हैं उनके लिए ये कोई ना कोई स्टेप्स उठाते राहुल गांधी, लेकिन नहीं उठाए। आज भी छात्र आंदोलन जो है वो अनवरत जारी है। लेकिन जब छात्रों की वार्ता हमारी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों से हुआ, उस समय हमने एक रास्ता निकाला और उस रास्ते पे जो भी हमने बातचीत पे निर्णय लिया, उस निर्णय को स्वीकार करके हमने छात्रों का आंदोलन खत्म कर दिया। लेकिन जो जंतर मंतर पे जो शुरुआती दिनों में जो सीजेपी वहां पे बैठी थी, उस समय किस तरह के लोग वहां पे मंच पे जा करके और भाजपा के खिलाफ जो है वहां पे नारे लगा रहे थे, हिंदुओं के खिलाफ जो नारे लगा रहे थे, तो क्या आप चाहती है कि ऐसे लोगों को जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स है उनके साथ जा करके और भारतीय जनता बात करती? हम छात्रों के प्रति संजीदा हैं और हमने छात्रों को बुलाया, उनको बिठाया और उनकी मांगों को पूरा किया। लेकिन क्या ये छात्रों के प्रति संजीदा है? 3-4 दौर की वार्ता के बाद लीजिए। जब प्रेशर आप लोगों पे भी क्रिएट हुआ सर, कोई प्रेशर नहीं होता। माफी चाहूंगी ये बात बोलने के लिए, लेकिन जब प्रेशर क्रिएट हुआ तब आप लोगों ने वो निष्कर्ष निकाला और इस बात को आपको स्वीकारना होगा, क्योंकि इस फेलियर की बात आपकी सरकार स्वीकार चुकी है। झारखंड सरकार की मंशा है क्या सर? ये बात तो मैं कांग्रेस से पूछ ही रही हूँ, ये बात तो मैं काफी दिनों से कांग्रेस से पूछ रही हूँ कि अगर राहुल गांधी प्रयागराज जा सकते हैं, राहुल गांधी पटना जाने की बात कर सकते हैं, वो किसी और वजह से वहां अगर उनका दौरा रद्द हो जाता है वो बात अलग है, देहरादून वो पहुंच जाते हैं, वो अब पुणे पहुंच रहे, लेकिन वो झारखंड नहीं पहुंच पा रहे, क्यों? ये सवाल तो मैं कांग्रेस से भी कर रही हूं और इस वक्त अब मैं उन्हीं का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता काफी देर से कुछ कहना भी चाह रहे। सर, आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन मुझे ये बात जरूर समझाइएगा कि पुणे जाने का समय है, प्रयागराज जाने का समय है, लेकिन फिर झारखंड जाने का समय क्यों नहीं है सर राहुल गांधी के पास? बिल्कुल, इसका जवाब मैं देता हूं सुरभि जी। उससे पहले मैं मेरे मित्र रत्नाकर सिंह जी से एक सवाल पूछता हूं। चलो, वहां पे जंतर मंतर के ऊपर बर्बरता जो हुई है, जो वहां पे जो स्टूडेंट्स के ऊपर ये हुआ, उसमें हमारे लोग दिमागी नक्सल लोग थे। लेकिन मेरा सवाल मेरे मित्र से ये है कि ये कौन से दिमागी मनुवादी लोग थे जो हमारे हिंदू माता बहनों के प्राइवेट पार्ट को मारा वहां पे, और उसके ऊपर ये सरकार कोई जवाबदेही तय नहीं करती? इसका जवाबदार कौन है रत्नाकर सिंह जी? ये देश की माता बहनें, हिंदू माता बहनें सुनना चाहती है। क्या इसका जवाब दे अमित शाह है? तो अमित शाह पे ऊपर कौन सी कार्रवाई आपके सरकार के द्वारा हुई? ये देश की हमारी करोड़ों माताएं, हिंदू माता बहनें सब जानना चाहती है। आप सुरभि जी, आपके सवाल का जवाब चलिए ठीक है सर, ये हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड तो प्लीज सर निकालिए मत, क्योंकि अब इस मुद्दे को लेकर के अगर आप जाएंगे तो फिर बहुत सारे कनेक्शंस इसमें भी जुड़ने शुरू हो जाते हैं। वंदे मातरम का इस वक्त मुद्दा सबसे ज्यादा तेज गरमाया हुआ है, जिस पर सवाल लगातार उठ रहे हैं कांग्रेस पर। सर, ये हिंदुओं का राग अपना बंद कर दीजिए, आप पॉइंट पे बात कीजिए सर। और उसके ऊपर इन्होंने क्या जवाबदेही तय की? इन्होंने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? कितने एफआईआर दाखिल हुए? अरे आज पायलट गन के ऊपर हमारे विपक्ष के नेता जननायक एक पूरा दिन पुलिस स्टेशन में बैठना पड़ा, जब जाके एफआईआर दाखिल हो रही है। आने वाले समय में इतनी बड़ी क्रूरता वहां पे हुई हमारे माता बहनों के साथ, क्या किया है इनकी सरकार का जवाब दीजिए। मंच भाषण देने के लिए मंच नहीं सजा। आकाश यादव जी, मैंने आपको पहले ही कहा सर कि हिंदुओं का मुद्दा उठाएंगे तो आप भी घिरते हुए पाए जाएंगे सर, क्योंकि आपको इस बारे में काउंटर करने के लिए मेरे पास इस वक्त बहुत कुछ है सर। आप मुद्दे से ना भटके, आप मुद्दे पर जवाब दे दीजिए सर। आप मुद्दे पर, पहले सवाल मैंने पूछा सर, यहाँ एंकर की पोजीशन पर मैं बैठी हूँ, सवाल पूछना मेरा काम है, आपका काम जवाब देना अपनी पार्टी की ओर से, जवाब तक सीमित रहिए। सुरभि जी, सुन के तो लीजिए। आकाश यादव जी, मैं तो सुन रही हूँ, लेकिन क्या आप जवाब देने को तैयार है? ये बात मैं जब भी किसी कांग्रेस प्रवक्ता से पूछती हूँ कि आखिर राहुल गांधी क्यों झारखंड नहीं जा पा रहे हैं, तो हर बार ये कहा जाता है मैं अभी बस आपको इस बात का जवाब दे दूंगा, लेकिन फिर आप जवाब देते नहीं सर, गोल गोल घुमाना शुरू कर देते। आप जवाब दीजिए सर, राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंच रहे? रांची भी जाएंगे, सुन के तो लीजिए।
800 छात्रों के गूंज की का इस देश के युवाओं का, इस देश के छात्रों का हाल और उनसे उनका जो प्रश्न है ये समझने के लिए जननायक राहुल गांधी 800 सभाएं करने वाले छात्रों की गूंज की। उन्होंने कोटा की, उन्होंने देहरादून की, प्रयागराज की, आज पूना में आने सही कह रहे हैं सर। 800 में नंबर लगते लगते झारखंड का मुद्दा तब तक तो सुलझ ही जाएगा। राहुल गांधी की तरफ ठीक कह रहे हैं आकाश यादव जी। आकाश जी ठीक कह रहे हैं आप। 800 कार्यक्रम शायद इसीलिए तय किए गए हैं ना, ताकि ये कार्यक्रम जब तक निपटेंगे तब तक झारखंड का मुद्दा सुलझ जाए। क्योंकि अभी झारखंड में जो प्रदर्शनकारी छात्र सड़कों पर उतरे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, तो उनकी आवाज सुनने के लिए राहुल गांधी वहां नहीं पहुंच पा रहे। ये लोग छात्रों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जब अन्याय करेंगे। अरे सर, महिलाओं के ऊपर कौन अपमान कर रहा है, सनातनियों या हिंदुओं पर कौन अपमान कर रहा है, ये बात छोड़ दीजिए। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि राहुल गांधी क्यों झारखंड नहीं जा पा रहे? क्या उन्हें भारत के नक्शे पर झारखंड इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा? बिल्कुल, भारत के नक्शे में पूना पे भी है, भारत के नक्शे में कोटा भी है, भारत के नक्शे में प्रयागराज रांची है कि नहीं? रांची है कि नहीं? और रांची भी है। रांची है तो राहुल गांधी वहां जा क्यों नहीं पा रहे सर? बहुत जल्द रांची जाएंगे। कब जाएंगे? कोई सर सुनिए, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या कोई उसकी डेट है या फिर किसी पंडित से आप लोग कोई गणना निकलवा करके उसके बाद से सहयोग और सारी चीजें देखेंगे, उसके बाद कोई तारीख शुभ मुहूर्त निकलेगा कि रांची पहुंचेंगे राहुल गांधी? सुरभि जी, भारतीय जनता पार्टी और इस देश की मीडिया राजनीति करती है और उनको पंडित की जरूरत है। हमें कोटा के अंदर जो सबसे बड़ा पहले पेपर लीक का मसला उठा, वहां पे कोटा पे गए। देहरादून के अंदर वहां का छात्र खड़ा हुआ, वहां पे देहरादून में गए। प्रयागराज के अंदर अपने वहां के छात्रों ने वहां पे ये की, वहाँ पे हमारे जो पूना के अंदर जो छात्रा है उन्होंने मांग की। सर, महाराष्ट्र में क्या आपकी सरकार है? उत्तराखंड में क्या आपकी सरकार है? राजस्थान में क्या आपकी सरकार है? जहां जहां अभी इस वक्त आप गए हैं सर, उत्तर प्रदेश में क्या आपकी सरकार है? लेकिन झारखंड में आपकी सरकार है। आप गठबंधन में वहां पर सरकार आप अपनी चला रहे हैं, लेकिन जहां सरकार है वहां नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि जहां जिन राज्यों में आपकी सरकार नहीं है तो वहां आप घेरने के लिए पहुंच जा रहे हैं। ये सेलेक्टिव राजनीति नहीं तो क्या है सर? ये सेलेक्टिव राजनीति नहीं तो क्या है सर? सवाल एक समझते हैं और राहुल गांधी छात्रों के सवाल और उनके प्रॉब्लम समझने के लिए छात्रों का गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। अरे आप रत्नाकर सिंह जी, मेरा आपसे निवेदन है, आज जो भी राहुल गांधी जी के माध्यम से छात्र अपने प्रश्न मान रहे हैं, आप सरकार बोल के उसको स्वीकारिए। चलिए ठीक है सर, इसी वजह से आप लोगों के लिए स्लो क्लैप्स बनते हैं और मैं जनता से भी यही कहूंगी कि ये पहले ही इन तस्वीरों को जरूर देखिए और आप भी सुनिए कि कांग्रेस प्रवक्ताओं से जब भी पूछा जाता है कि क्या राहुल गांधी झारखंड जाएंगे, इस पर कांग्रेस की बोलती बंद हो जाती है। वो इसी तरीके से मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, वो इसी तरीके से बार बार ये कहते हैं कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन वो एक डेट नहीं दे पाते हैं। वो चंदा चढ़ावा चोरी को लेकर के तो मुद्दा उठा देते हैं, वो मणिपुर पर सवाल पूछ लेते हैं कि बीजेपी कब जाएगी मणिपुर, या वहां जाकर के क्यों नहीं पूछ पाती है। लेकिन आज जब यही सवाल कांग्रेस से पूछा जा रहा है कि झारखंड क्यों नहीं जा पा रहे, तो उनके पास जवाब नहीं है। आज जब यही सवाल पूछा जा रहा है कोई डेट बता दीजिए कि कब जाएंगे राहुल गांधी, इस बात का जवाब नहीं है। तो ये दोहरे चरित्र इसे कहा जाता है, इसे डबल स्टैंडर्ड्स कहा जाता है इसे राजनीति में, जो आप लोग अवसर तलाश रहे हैं इस वक्त। मैं अब शिक्षाविद का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी और मैं उन्हीं से जानना चाहूंगी, ज्ञानेंद्र जी, इस वक्त क्या आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को लेकर के ये एक प्रकार के सिलेक्टिव राजनीति करने की कोशिश है किसी भी पार्टी की ओर से? आरोप लगाना बहुत आसान है और आरोप दूसरे पे लगाना आरोप का जवाब नहीं हो सकता। क्या अच्छा ये नहीं होता कि जो आरोप लगा रहा है वो स्वयं से एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है कि जहां पर उनकी सरकारें हैं वो वहां पर इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था करते कि बाकी भी उससे उदाहरण लेते। अगर केंद्र में कोई सरकार है तो वो उदाहरण प्रस्तुत करे और विभिन्न राज्यों में जहां पर विपक्ष की भी सरकार है वो भी एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करे। तिवारी जी, नीट जो जिसपे पेपर लीक पे छात्र जंतर मंतर पे बैठा था वो केंद्रीय मंत्रालय के अंदर आता है। उसकी जो मैं देखिए मैं नीट की बात नहीं कर रहा। आकाश यादव जी, पहले ज्ञानेंद्र जी की पूरी बात तो सुन लीजिए सर। मैं अपनी बात कहूँ, मैं कहना, मैं किसी भी आरोप नहीं लगा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये अच्छा ना हो कि जिस राजनीतिक दल की जहां भी सरकार है वो वहां पर इतनी अच्छी व्यवस्था शिक्षा की करे कि कम से कम वहां पर तो समस्या ना आए, वहां पर तो दिक्कत ना हो, ताकि दूसरे उससे उदाहरण ले सके। मेरा बात ये नहीं है कि हम ये कहते हैं कि कहाँ किसकी गलती है। गलतियों को निकालना, निश्चित रूप से गलतियां होती हैं और उन गलतियों को सुधारने का प्रयास भी होना चाहिए,
लेकिन साथ में ये उदाहरण भी प्रस्तुत करना चाहिए कि हमें कैसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, ताकि दूसरे कहें भाई हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप भी ऐसा करके दिखा दो मुझे। हमने अपने तिवारी राज्य में जी, जहाँ पर मेरी यही सरकार आदरणीय है राहुल या हमारी गांधी जहाँ केंद्र में समझना सरकार है, चाहते हमें हैं। दिखाएं। छात्रों से रूबरू होके उनके सवाल समझने के लिए ही छात्रों का गूंज कार्यक्रम है। हमारे मित्र देश के पंतप्रधान और भाजपा ये डर गई है। दरअसल इनके पास आज बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, आकाश जी का कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ उन राज्यों के वो स्टूडेंट्स का मसला सुनना चाहते हैं जहां पर इनकी सरकारें नहीं है। बाकी जहाँ इनकी सरकार है वहां के स्टूडेंट्स को नजरअंदाज कर दे रहे हैं। एक जगह बैठे बैठे वो कह दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम तो खिलाफ है अगर हिंसा होती है छात्रों के, लेकिन उस सरकार के खिलाफ नहीं जा पाते जिनके साथ ये गठबंधन में है। सुरभि जी, इस देश का छात्र एक छात्र है, कोई प्रदेश का छात्र अलग है। ये फेडरल देश है, आप समझ क्यों नहीं लेते? आप बीजेपी की राह पे क्यों चलते हैं? चलिए ठीक है, आप सर इस तरीके से गोल गोल मत घुमाइए, क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं सर, यहाँ बैठकर भी आप राजनीति कर रहे हैं, तो वो भी ये देश का युवा देख रहा है। बिल्कुल, देश का युवा आपको भी समझ रहा है, भाजपा को भी समझ रहा है, आपके आरोप को भी समझ रहा है, लेकिन आप उनके प्रश्न नहीं रख रहे और भारतीय जनता पार्टी और सरकार आकाश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देश के विपक्ष के नेता जननायक को मति और मानसिकता दोनों समझ में आती है, समझने की ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि वो सुन रहे हैं मेरे सवालों को। मेरा सवाल कांग्रेस के लिए कैसा, मेरा सवाल बीजेपी के लिए कैसा है, वो सुन रहे हैं। और जब बात आई तो फिर मैंने काउंटर दोनों को किया है, वो ये भी सुन रहे हैं। ये आपको बताना ही नहीं पड़ेगा सर, लेकिन आपसे जब कोई सवाल पूछा जाता है तो आप कितनी उम्दा तरीके से घुमा देते हैं दर्शकों को, वो भी वो देख रहे हैं और सुन रहे हैं सर। सुरभि जी, आप लोग तो यही काम करते आए हैं नैरेटिव बनाने का। आज जब जैन जी इतने आक्रोश में आ गया है तो मीडिया भी घबरा गई है और मोदी जी भी घबरा गए। दरअसल कुछ ना कुछ बातें सर, बस मैं आपको क्या बताऊं, इतनी घबराहट हो रही है, इतना डर लग रहा है सर, जिससे जो मैं आपको सर बता नहीं सकती। युवाओं की आवाज तो बनी है, बिल्कुल की आवाज तो बनी है। ठीक है सर, डर के मारे तो कांप रहे हैं हम, डर के मारे कांप रहे हैं सर हम। सरकार से आप प्रोटेक्शन दिला दीजिए सर, आप कवर अप किसी तरीके से दिला दीजिए। आपको इतना डर है? अरे ये देश स्वतंत्र सर, आप लोगों की ये जो मानसिकता और ये जो राजनीति करने का ये जो तरीका है ना सर, डर इस बात से लगता है, डर इस बात से लगता है कि किन लोगों के सहारे इस वक्त युवा आगे बढ़े, और डर इस बात से लगता है कि युवा पीढ़ी भरोसा करे तो किस पार्टी पर करे। डर इस बात से लगता है कि क्या इन युवाओं को कभी कोई न्याय दिला पाएगा या नहीं। डर इस बात से लगता है कि क्या इस देश की शिक्षा व्यवस्था कभी सुधरेगी या नहीं। इस देश का युवा मैं राजनीतिक विश्लेषक सक्षम है कि वो समझ चुका है, वो जान चुका है किसके साथ जाना है। आज छात्रों के गूंज में लाखों की सुनिए आकाश जी, आपने बहुत समय लिया है सर, आपने बहुत समय लिया। मेरे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी रुख करना चाह रही हूँ सर। आप बीच बीच में इस तरीके से इंटरप्ट करके मेरे दूसरे मेहमानों का कम से कम आप उनके हिस्से का समय ना लीजिए सर। चलिए नैरेटिव फैलाइए, चलिए ठीक है सर। आप ज्ञानेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं संजीव जी का भी रुख करूंगी। मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, लेकिन मैं इस बात की प्रशंसा करूंगा कि जो एंकर हैं उन्होंने सभी से बराबर प्रश्न पूछा और सभी से वो उत्तर चाहती हैं। मैं भी एक शिक्षाविद के रूप में मैं ये चाहता हूँ कि शिक्षा का जो मुद्दा है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबसे पूछा जाए और सभी की जिम्मेदारी बनती है। मैंने शुरू में ही ये बात कही, इसीलिए किसी एक पर टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट विद्यार्थी है, ना कि कोई खास दल या खास जो सत्ता या विपक्ष है। तो ये एक निश्चित रूप से बात है कि जब उदाहरण प्रस्तुत करने की बात आती है वो एक बड़ा कार्य होगा, बजाय इसके कि हम एक दूसरे पे आरोप लगाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि जी, ये भले ही मेरा समय ले लिया गया, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक समय मेरा, आपका और इन दलों का नहीं है, ये विद्यार्थियों का समय है और उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए, उनके बारे में बात होनी चाहिए, कैसे सुधार हो सकता है और कैसे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उदाहरण प्रस्तुत करें कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, ताकि दूसरे देख के कहें कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया। धन्यवाद सुरभि जी। ठीक है, अब संजीव कौशिक जी, मैं अब आपका रुख करना चाहूंगी। सर, राजनीति इस वक्त दो मुद्दों पर देश में सबसे ज्यादा गर्माती हुई दिखाई दे रही है। पहला मुद्दा है जेनजी का। एक तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी की ओर से भी एक और नए पैमाने पर मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी है। नितिन नवीन की जो नई टीम में लोगों को शामिल किया गया, युवाओं को, जेनजीज को ध्यान में रखते हुए नई समिति का गठन किया गया, जेनजी और जेन अल्फा को ध्यान में रखते हुए इस पर लगातार फोकस किया जा रहा है कि युवाओं को कैसे साधा जाए, और इसकी शुरुआत हमने सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद ही देखी सर, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसके अलावा हम कांग्रेस को भी देख रहे हैं कि कांग्रेस किस तरीके से युवाओं को लुभाने के लिए जुटी हुई है। जगह जगह पर अलग अलग प्रकार से प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, कार्यक्रम किए जा रहे हैं।
युवाओं को कनेक्ट करने की कोशिश है, लेकिन जो दूसरे पैमाने पर जब हम राजनीति देखते हैं तो दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि इस वक्त बीजेपी ने एक और मुद्दा उठाया है, देश के मान सम्मान और अपमान का। मान सम्मान वंदे मातरम को लेकर के और अपमान इस बात को लेकर के कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, वंदे मातरम का अपमान कर रही है। तो ये राजनीति की जो दिशा तय की जा रही है वो किस आधार पर तय हो रही है? युवा कैसे कनेक्ट करें, किस पार्टी से जुड़े? क्या युवाओं का भविष्य वंदे मातरम गाने पर अब निर्भर रह गया है, या फिर वाकई में वो एक शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था में अगर सुधार चाहते हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त? देखिए, युवाओं को किसी पार्टी से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। युवा अपने रास्ते जाएं, युवा पढ़ाई करें, युवा शिक्षा में अपने लगे रहें। आपकी बात के जवाब देने से पहले एक लाइन, बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे भाई रत्नाकर सिंह। रत्नाकर भाई, मैंने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के विरोध में ही केवल कांग्रेस पार्टी विरोध करे। दरअसल आज के वक्त में केंद्र में आप हैं और ज्यादातर राज्यों में आप हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि तमाम लोग आप ही से ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब जवाबदेही और जिम्मेदारी आपकी होगी तो सारे लोग आप ही से सवाल पूछेंगे, चाहे राज्यों में हो या केंद्र में हो। दूसरी बात, आपने जो कहा सुरभि की युवाओं की स्थिति क्या है और जेएन जी को लुभाने, पिछले 12 वर्षों में यह कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि भारत के इतिहास में कोई भी विपक्षी पार्टियां जो सरकार अभी तक चलती आ रही है, अभी 3 साल और बाकी है, सरकार के सामने खड़ी होकर के विरोध करने का हिम्मत नहीं रखती। ये पहली बार हुआ 12 सालों में कि युवाओं ने, छात्रों ने एक ऐसा प्रोटेस्ट किया जिससे केंद्र सरकार के हाथ पांव फूल गए। हालांकि उन लोगों ने पहले इसे हल्के में लिया, बहुत हल्के में लिया। धूप है, बारिश है, बैठे हैं, उठ के चले जाएंगे, बड़ी आसानी से उनको इजाज़त मिल जाती है, एक ही दिन में इजाज़त मिल जाती है बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को, विद्यार्थी का, उसमें जो सीजेपी के जो संस्थापक हैं उन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि युवा इससे इस तरह से कनेक्ट हो पाएंगे। जो युवा दिखे वो युवाओं का एक आक्रोश तो था ही। अब युवाओं के चरित्र के ऊपर जेएन जी आज की कौन सी भाषा सुनती है, कैसे क्या देखती है और क्यों सीखती है, कहाँ से सीखती है, शिकायत तो हम 10 बहाने बना लेंगे कि ये अच्छे बच्चे नहीं है, लेकिन ये अच्छे बच्चे कहाँ से सीख के आते हैं? माँ के पेट से सीख के आए नहीं। जाहिर सी बात है कि इसी समाज में, इसी लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने ये चीज़ें सिखाई है, देखा है, उसके बाद में ये बहुत बड़ा हुआ है। तो वो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन एक ताकत के तौर पर जेएन जी निश्चित तौर पर उभरा है आज के वक्त में। अब तमाम, जैसे कि आपने कहा कि नितिन नवीन के अध्यक्ष में सबसे युवा अध्यक्ष है आज के वक्त में, जो घोषणा की गई है, जो बताया गया है, 2 तरीके से इसको लेने की जरूरत है। एक तो युवाओं को किसी भी कीमत पर, क्योंकि उनके ताकत का एहसास हो गया है, किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी अब नहीं चाहेगी कि उससे हम राह ठाने, उसे अपने पाले में लाए, उसे समझाएं कि हम आपके सबसे बड़े हितैषी हैं। लेकिन कुछ सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल पाता है। आखिर ये रायता फैला कैसे? 2024 में सबसे पहले क्या नीट का एग्जाम के बारे में पता चला कि रद्द करना पड़ा, या रद्द तो नहीं करना पड़ा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और उस समय हमें याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि 0.1% भी यदि इसकी पवित्रता खंडित होती हुई दिखाई देती है तो इसको हम कैंसिल कराएंगे, दोबारा कराएंगे। बाद में पता चला कि नीट के पेपर लीक भी हुए थे और उसे माना भी गया, कुछ मार्क्स कट करके वो टेक्निकली तौर पर उसको जारी रखा गया। हम इससे आगे की सवाल कर रहे हैं। नीट के तत्कालीन डीजी को वहां से हटाया गया। एक नजीर तब पेश होती कि उनको हटा के सस्पेंड करके घर बैठा दिया जाता, प्रमोशन करके उनको कहीं और भेज दिया गया। कोई उदाहरण है कि उस एग्जाम में जो पेपर लीक हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई कड़ाई की कि 2026 में पेपर लीक करने वाले की रूह कांप जाते? सिद्ध नहीं कर पाई, सरकार सिद्ध नहीं कर पाई, सीबीआई सिद्ध नहीं कर पाई कि इस आदमी ने, संजीव मुखिया ने पेपर लीक किया था और वो बाहर चल दिया। ये आक्रोश तब पनपा है जब बच्चे को लगने लगा है कि ये हमारी बात सीरियस नहीं ले रहे हैं। और 26 की स्थिति जो सामने है वो तो सब लोगों ने देखा ही। तो अपने ताकत का एहसास कराया है पहली बार युवाओं ने, और इस युवा को लुभाने के लिए जाहिर सी बात है कि दोनों पार्टियां, कोई इसमें दो मत नहीं है, दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने अपने खेमे में, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इसको दुरुस्त किया जाए तो शायद इसके बाद में 29 में डगमगाता हुआ, उससे पहले 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव, या तमाम उन चुनावों को ध्यान में रखते हुए कि ये हमसे हमारे विरोध में न जाए, बहुत गलत मैसेज जा रहा है, उसको संभालने का प्रयास कर रही है। और विपक्ष को ऐसा लगता है कि इससे बड़ा मुद्दा हो ही नहीं सकता जिससे एक मुद्दे से देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देने की नौबत आ जाए। तो दोनों अपने अपने तरीके से इस ताकत को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब किसको कितनी सफलता मिलती है हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, बच्चों को इंसाफ मिल रहा है, बच्चों के लिए निश्चित तौर पर सरकारों के कान पे जू रेंग रहा है, या फिर उसके लिए कुछ बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या केवल बच्चे भी इस राजनीति का हिस्सा बनते चले जाएंगे, ये भविष्य में देखना बड़ा
महत्वपूर्ण होगा। जी ठीक है, रत्नाकर जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? हाँ जी, देखिए एक मिनट दीजिएगा मुझे थोड़ा सा सुरभि जी। जी अभी मैं संजीव जी की बातें सुन रहा था और दोनों पक्षों को ये कह रहे थे, बिल्कुल एग्री हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा इनको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी की छात्रों के प्रति, उनका हित के प्रति हमारी इच्छा शक्ति किस कदर थी और इनकी क्या छात्रों के प्रति इन्होंने क्या कार्य किए हैं, वो जरा कंपेयर अगर कर देते तो शायद पता चल जाता कि छात्रों का हित के लिए कौन सी पार्टी बेहतर है और छात्र उनके साथ खड़े रहेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, इच्छा शक्ति अगर होती है तो निश्चित रूप से सरकार उस इच्छा शक्ति को आगे पहल करती है और उसको कोई भी किसी भी माध्यम से, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण का मामला हो, चाहे छात्र हित का मामला हो, उसको पूरा करने का काम करती है। मैं आपको बता दूं कि 1986 में राजीव गांधी ने सदन में इस तरह का छात्रों का जो पेपर लीक हो रहा था, ये वर्षों से हो रहा है, जो पेपर लीक के मामले में उन्होंने कहा कि एक बेहतर कानून लाने की जरूरत है और उस कानून के माध्यम से पेपर लीक को जो है कंट्रोल किया जाए या रोका जा सकता है। लेकिन सिर्फ वो बात तक ही रह गई। उसके बाद आज 30 साल के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने कोई उस पर काम नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि ये हमारे छात्रों के लिए नासूर है और उस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम कानून जो है लेकर के आई और उस कानून के माध्यम से इस तरह के पेपर लीक पे अंकुश लगाने का काम करने की कोशिश की। मैं बोलता हूँ कोशिश की। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एनटीए भी लाया, जिसकी वजह से व्यवस्थाओं में सुधार हो। लेकिन इन कानूनों, ये जो कानून लेकर आया गया, वो पूरी तरह से 100% खरा नहीं उतरा। उसके लिए हमने फिर से उसमें अमेंडमेंट लेकर के आए और ये अमेंडमेंट हमने लाया और उसको और सख्ती से लागू करने की बात कही। हमने ये सारे छात्रों के हित के लिए किए, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ पे बैठकर ये बता दे कि इन्होंने छात्र के हितों के लिए क्या किया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, जो महिलाओं के बारे में अभी हमारे मित्र कह रहे थे, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया आपने, ये बता दीजिए आकाश जी। महिला सशक्तिकरण के लिए जब हम लोगों ने महिला आरक्षण बिल जो लेकर के आए 2023 में, और उसको हम लोग संशोधित करके, और हम चाह रहे थे कि 2029 में ही महिलाओं की भागीदारी जो है वो 33% सदन में रहे, तो इन्होंने महिलाओं का सशक्तिकरण वाले उस कानून का विरोध किया, जिसकी वजह से पारित नहीं हो पाया। और मैं इनकी इच्छा शक्ति की बात कह लेता हूं। अभी 1996 में देवगौड़ा जी की सरकार थी, उस सरकार में भी महिला आरक्षण बिल को लाया गया, लेकिन कांग्रेस अगर चाहती तो वो उस बिल को पास करा सकती थी, इनके पास उतने सांसद थे, लेकिन कांग्रेस ने नहीं चाहा। नहीं तो यह महिला आरक्षण बिल 1996 में जब पहली बार देवगौड़ा जी के समय में जब ही लाया गया था सदन में, तभी पास हो जाता। पूछिए इनसे क्या है इनकी शक्ति। महिलाओं को सशक्तिकरण की कोई इच्छा शक्ति नहीं है, छात्रों का के हित की कोई इच्छा शक्ति नहीं है। इनकी इच्छा शक्ति सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने की है, छात्रों की आड़ में अपने राजनीतिक हित को देखने की है। ये इनकी इच्छा शक्ति है जो राहुल गांधी के लिए है। लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से फिर कहता हूं, राहुल गांधी अपने जीवन काल में जिस मंशा से आगे बढ़ रहे हैं वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि छात्र राहुल गांधी के साथ इनके जो सोशल इन्फ्लुएंसर के माध्यम से गलत तरीके से उनको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मंशा इनकी पूरी कभी नहीं हो सकती। छात्र कल भी हमारे साथ 46% खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में वो देखना चाहेंगे और अपने हित को साधने की कोशिश करेंगे। जी चलिए सर, जो बातें आपने कही है कि उम्मीद है कि वाकई में ऐसा ही हो, क्योंकि इस वक्त तस्वीर हमें उसकी इतर दिखाई देती है। और अब मैं आकाश यादव जी आपका रुख करना चाहूंगी, अब आप अपनी बात पूरी तरीके से रख सकते हैं सर। सुरभि जी, मैं सबसे पहले तो आपसे 1 मिनट, मेरे को कोई टोके नहीं, मैं बिल्कुल रत्नाकर सिंह जी का पूरा जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल। देखिए, 1 लाख सरकारी स्कूल बंद करने वाले हमको शिक्षा व्यवस्था पे सिखाए नहीं। जिस राजीव गांधी की ये बात कर रहे हैं, उन्होंने इस देश के अंदर नवोदय विद्यालय जैसे बड़ा उपक्रम रवा के इस देश के ग्रामीण स्तर पे शिक्षा को केंद्र सरकार के माध्यम से पहुंचाने का काम किया था। आईआईटी हो, आईआईएम हो, कांग्रेस ने शिक्षा क्षेत्र में एक नया आयाम रखा था। आज
मेरे मित्र रत्नाकर सिंह जी अपने फेल्यूर को कांग्रेस की तुलना से बिल्कुल अपना गलतफहमी फैलाए नहीं। दूसरी बात, राहुल गांधी के पंतप्रधान बनने की रत्नाकर सिंह जी आपकी और मोदी जी की बाप की जागीर नहीं है। ये देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलता है। इस देश का नागरिक, इस देश का जो मतदार है, वो डिसाइड करेगा कि इस देश का पंतप्रधान कौन है। आप चुनावी नीति, राजनीति सिर्फ सत्ता पाने के लिए करते हैं। कांग्रेस इस देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज बनने का काम करती आई है। आज तक देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर इस देश का निर्माण करने तक कांग्रेस की अहम भूमिका रही है और आज भी हमारा दायित्व है। भले हम विपक्ष में 2014 से, हम हमेशा से इस देश का किसान हो, इस देश की महिला हो, इस देश का युवा हो, इस देश का छात्र हो, हर एक आदमी का, हर एक नागरिक का सवाल उठाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और आने वाले समय में भी करती रहेगी। आप चुनाव की राजनीति के लिए युवाओं का उपयोग करते, किसानों का उपयोग करते, महिलाओं का उपयोग करते। अब दूसरी बात, आपका जो सवाल था कि जो महिला आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने सबसे पहले पंचायत राज में महिलाओं को आरक्षण दिया और 2023 में जो पक्ष लेके आप आए थे, आपने क्यों आड़ डाली कि परिसीमन बिल के बाद हम डालेंगे? आप 2026 के चुनाव में आप लेके आते, क्यों नहीं? मेरा सवाल है रत्नाकर सिंह जी, आपका हमेशा राजनीति ये सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। आप परिसीमन का आप हटा दीजिए, लागू कीजिए, क्यों नहीं लागू कर रहे 560 के अंदर? आज भी कांग्रेस उसके लिए तैयार है और कांग्रेस पार्टी ने महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला के लिए, इस देश के अंदर संविधान को रुझाने के लिए जो काम किया है, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर सकती। आपकी सोच सिर्फ अदानी अंबानी तक सीमित है। अब आप ट्रंप के पपेट बन गए हो। आप ये देश की जनता जान गई है, देश की जनता आपको स्वीकारने वाली नहीं है। जिस मोदी जी की बात आप कर रहे हो, आने वाले समय में जब यही ट्रंप एप्स्टीन के एक एक पन्ने खोलेगा, देश की जनता अपना निर्णय लेने वाली है। चलिए ठीक है आकाश जी, आपने कहा कि टोकिएगा मत, लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर के अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जब आपने अपना वक्तव्य पूरा किया, मैं आपसे ये सर समझना चाहूंगी कि आपने कहा कि 2014 के बाद जो भी हुआ हो, क्या आप इस बात को स्वीकारते हैं कि जब आपके पास मौका था और अगर आपकी सरकार उस अहंकार में नहीं आई होती तो शायद आप सत्ता से बेदखल नहीं होते? अगर उस फेलियर पर आप लोगों ने अब ध्यान दिया है और अगर इसमें भी सुधार की गुंजाइशें दिखाई देती है, सुधार किया जा रहा है लगातार, तो शायद कांग्रेस उस खोई हुई सियासी जमीन को तलाश ले। लेकिन चैलेंजेस इस वक्त भी आपके पास बहुत है, क्या आप उस बात को महसूस करते हैं सर? देखिए, लोकतंत्र की यही खासियत है। कांग्रेस पार्टी इस देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मानती है। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हम इस देश के संविधान को मानते हैं। हम विरोध भी स्वीकारते हैं, हम जनता का हर वो फैसला स्वीकारते हैं। जनता ने वंदे मातरम कानून बन चुका है, उसको पूरा गाने में इनको तकलीफ होती है और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक तरीकों को में विश्वास करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। सिंह जी, मैं आपके बीच नहीं बोल रहा था। आप आज भी लेके, किसने रोका है आपको? रत्नाकर भाई, बोलिए। आप परिसीमन की परिसीमन बिल है, अगर आप महिला आरक्षण आपने लागू किया है तो उसको तुरंत इम्प्लीमेंट कीजिए ना। किसने रोका है आपको? आप परिसीमन के आड़ में सिर्फ महिलाओं का वोट लेना चाहते थे, 2026 में आप लागू करते और आज भी अगर करते हैं आने वाले समय में तो कांग्रेस आपका साथ देगी। चलिए ठीक है सर, इस पूरे डिबेट का बस निष्कर्ष इतना ही निकलता है कि इस वक्त दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं हसीन सपने जरूर देख रहे हैं, लेकिन किनके सपने साकार होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए जिस तरीके से आप इस वक्त युवाओं को साधने की कोशिश दोनों पार्टियां कर रही हैं, ये युवा किसका साथ देगा वो तो चुनाव में स्पष्ट तभी हो पाएगा ना सर। तो अब इंतजार हमें उसी दिन का करना होगा। बहरहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। रत्नाकर सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, आकाश जाधव प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े, संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े और ज्ञानेंद्र नाथ तिवारी शिक्षाविद के तौर पर हमारे साथ जुड़े। फिलहाल राहुल गांधी ने मोर्चा तो संभाला है छात्रों की गूंज के जरिए, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी का आरोप है कि इसमें सेलेक्टिव राजनीति करने की कोशिश है राहुल गांधी की। हालांकि वाकई छात्रों का रुझान किस ओर है या किस पार्टी, किस दल की ओर है, ये आने वाला चुनाव का माहौल या वो समय ही बता पाएगा। इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।